अस्सलाम वालेकुम। बी न्यूज़ कराची से मैं हूँ वकास खान और मेरे साथ आज चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे कराची की सियासत पर, इसके साथ साथ मुल्क की सियासत पर और मुख्तलिफ सवालात जो आपके जहन में आ रहे हैं, हमारे जहन में आ रहे हैं, इनसे पूछेंगे। अब आप भाई बताइएगा, जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, क्या समझते हैं, इंतखाबात हो रहे हैं या डिले हो रहे हैं? अभी तक ज़ाहिर शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से इबहम मौजूद है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि जो मुल्की हालात हैं उसमें वक्त पर इंतखाब का होना और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट होना ये बहुत ज़रूरी है। सिंध खास तौर पर हम्म। बहुत ही एहतियात की बातें हो रही है, एक दूसरे से हम्म। मुलाकातें हो रही हैं। तो आफाक अहमद साहब से किसी ने रब्ता किया आइंदा इंतखाबात के लिए? कोई जोड़ तोड़ के सिलसिले में आपके साथ कोई बैठा? नहीं, कोई काबिल ज़िक्र जमात से अभी मेरी बात नहीं हुई, लेकिन ज़ाहिर है सियासी लोगों से हमारे राब्ते होते हैं, लेकिन इस इत्तेहाद के हवाले से हमने अभी तक किसी से कोई बात नहीं की। अगर हम्म। भाई आपके पास कोई आता है, सपोज पीपल्स पार्टी इस वक्त लग ये रहा है कि सिंध में अकेली खड़ी थी, इस वक्त उन्होंने किसी हम्म। के साथ बाकायदा तौर पर इत्तेहाद नहीं किया। आपके पास कोई अगर आता है नून लीग की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से, तो क्या आपने कोई बनाया हुआ है, आइडिया है क्या करेंगे आगे? नहीं, वक़ास मुलाकात के बाद ही ज़ाहिर है आदमी फ़ैसला करेगा कि वो किन कंडीशंस पे बात करना चाहते हैं, वो कंडीशंस हमें सूट करती हैं या नहीं करती हैं, तो ज़ाहिर है उसके बाद ही फ़ैसला हो सकता है। अभी तक तो हमने अपना कोई ज़हन नहीं बनाया इस मामले में। अच्छा, भाई एक और आपके बारे में कहा जाता है कि आफाक अहमद भाई जो हैं वो बिल्कुल साइड पे अकेले अपने, यानी एक मुद्दा जो है, स्टांस जो है, उस पे अकेले खड़े हुए हैं और अकेले ही हैं काफ़ी अरसे से। आफाक अहमद भाई अपनी एक नशिस्त से महाजिर कौमी मूवमेंट के एक झंडे के तले हुँ। इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो आफाक भाई, क्या है कि आप अपनी पार्टी के लिए, भी पार्टी जिस तरह बाकी जमातें सोचती हैं कि फले फूले और कौमी सतह की सियासत में इन्वॉल्वमेंट हो जाए उनकी, तो आप सिर्फ कराची की हद तक क्यों रह गए आप? नहीं, वक़ास कराची की हद तक नहीं है, आपको पता है मैं टंडो आज़म गया, टंडो लायार गया और वहाँ पे भी लोगों ने बहुत वेलकम किया और वहाँ के लोग मुझसे अलग नहीं हैं। सिंध के शहरी इलाकों में जहाँ-जहाँ महाजिर आबाद हैं, वहाँ हम काम कर रहे हैं, वहाँ हमारा तंज़ीमी स्ट्रक्चर मौजूद है। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप कराची में सिर्फ़ काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि महाजिर हवाले से महाजिर कौमियत के हुकूक के लिए बात करना या काम करना, वो तो ज़ाहिर है मेरा उस इंस्टांस से मैं हटने को तैयार भी नहीं हूँ। इसलिए कि मैंने हमेशा ये कहा है कि जो कुछ भी हमें लोगों में पज़ीराई मिली, हमारी रिकग्निशन हुई, वो हमारी अपनी कौम के अंदर हुई और अपने लोगों के वजह से आज हमें कोई जानता है। मैं उनके मसाइल हल किए बगैर वफाक के मामलात को हल करने के लिए जाऊँ या मैं उसमें अपना कोई अपने आप को वहाँ जाके एडजस्ट करूँ, वो ज़ाहिर है सूट नहीं करता। मेरी कौम के मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन मामलात को हल किए बगैर, मतलब मैं सिंपल बात करूँ जो शायद लोगों की समझ में आसानी से आ जाए, कि मेरे घर में आग लगी हो और मैं पड़ोस में पानी डालने चला जाऊँ, वो अक्लमंदी नहीं है। पहले मुझे अपने घर की आग बुझानी है। तो वजह क्या समझते हैं जो घर की आग लगी हुई है? ये घर के अफराद की वजह से ही लगी हुई है? नहीं, घर के अफराद की वजह से नहीं लगी हुई। ज़ाहिर है कि महाजिर कौम को अ, यहाँ जो मुकामी लोग हैं, जिनका हमेशा से ये दावा रहा है कि वो पाकिस्तान बनने से पहले भी यहाँ आबाद थे, चाहे वो पंजाबी हों, चाहे वो पख्तून हों, चाहे वो सिंधी और बलूच हों, उनके दावे ये रहे हैं कि वो पाकिस्तान से ज़्यादा सीनियर हैं, उम्र उनकी पाकिस्तान से ज़्यादा है और इसी गुरूर ने उन्हें पाकिस्तान बनाने में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी और अपना वतन समझ के जो लोग हिजरत करके मुस्लिम अक़लियती इलाकों से आए, उन्हें वो आज तक अजनबी समझते हैं। उन्हें वो तस्लीम नहीं कर पाते और जो भी काबिलियत की बुनियाद पर उन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा किया, तो वो उसे समझते हैं कि इन्होंने आके हमारे हुकूक पर कब्ज़ा किया और वो ज़ाहिर है अब हमारे ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने मुलाज़मतों से हमें महरूम रख करने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक उसमें वो कामयाब हुए हैं। तालीमी इदारों से कोटा सिस्टम के ज़रिए हमें बेदखल किया, उसमें उनको कामयाबी मिली है। इन नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है कि महाजिर कौमी मूवमेंट उससे पहले एपीएमसो बनी थी। तो ज़ाहिर है जब तक ये मसाइल हल नहीं होते, हमें कोई और सियासत सूट नहीं करती। अच्छा, अब भाई एक और चीज़ है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो इस वक्त, यानी हर दौर हुकूमत में किसी न किसी तरह इन्वॉल्व रहती है, या वफाक का हिस्सा होती है या सिंध में
हुकूमत के साथ होती है, तो वो भी महाजिरों को ऑन करते हैं। वो कहते हैं हम महाजिर जो कार्ड है अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने जब जब अपॉर्चुनिटी मिली तो क्यों अवेल नहीं किया उसको? मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की अगर बात की जाए। देखो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को महाजिर अवाम उसी तरह समझते हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या किसी और सियासी जमात को। इसलिए कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अगर महाजिर नारा लगा देती है या महाजिरों की बात करती है, तो पीपल्स पार्टी भी जिए भुट्टो और जिए महाजिर के नारे लगाती है इलेक्शन में। तो अब महाजिर अवाम की निगाह में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। ये सब इनमें जो अपॉर्चुनिज़म है, जो इलेक्शन के वक्त लोगों को लसानी बुनियादों पर एक्सप्लॉइट करने का जो एक रुझान है, वो तीनों पार्टियों में, चारों पार्टियों में जो पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, तो इनमें अब कोई फ़र्क नहीं है। अब महाजिर उनको अपनी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं समझते। अच्छा, कराची में ये दावा किया जाता है मुत्तहिदा कौम मूवमेंट की जानिब से कि ये शहर हमारा है, पीपल्स पार्टी की जानिब से किया जा रहा है कि ये हमारा है, जमात इस्लामी की दावेदार है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दावा करती है, जाहिर सी बात है गुज़िश्ता जो इलेक्शन थे उनमें अच्छे खासे वोट दिए थे। तो आफाक अहमद क्या समझते हैं कि कराची का असल दावेदार कौन है? देखो, ये किसी भी वक्त फेयर इलेक्शन अगर होते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलती है, और कहीं कंट्रोल रूम में अगर रिजल्ट्स नहीं बनते, तो इलेक्शन के बाद फिर कोई भी दावा कर सकता है और उसका दावा फिर सच लगेगा इलेक्शन के नताइज के बाद। अभी तो ज़ाहिर है कि सभी दावे करते हैं, और मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा किसी और का भी दावा है कि ये कराची उनका है। तो जब तक फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ना हो और उसके नताइज ना आ जाएं, उस वक्त तक सबके दावे सिर्फ दावे हैं। शफाक भाई, एक वक्त था हम्म। जब हम छोटे थे तो एक उर्दू स्पीकिंग लोग जो थे उनका बहुत एक पॉजिटिव, एक जिस तरह आपने बात की पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम्म। तो यही एक तासुर पूरे पाकिस्तान में था इनके हवाले से। लेकिन फिर 80 की दिहाई के बाद एक अलग इमेज सामने आया, जो कराची में खूनरेजी हुई, कत्ल गारतगरी हुई। तो इस तरफ इनको लाने वाला हम्म। बुनियादी तौर पे कौन था? यानी जिस तरह इनका एक इमेज था कि पाकिस्तान बनाने वाले पढ़े लिखे, जैसे गांव देहात में कहा जाता था कि उर्दू स्पीकिंग बाबू लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, पाकिस्तान चलाने वाले हैं, हम बाकी लोग जो हैं रिक्शा चलाने वाले, मजदूरी करने वाले। लेकिन अचानक तालीम से दूर हो गए, कारोबार से दूर हो गए, पाकिस्तान चलाने वाले थे लेकिन उस चीज़ से दूर हो गए। वक़ा से ये सब प्रोपेगेंडा है कि तालीम से दूर हो गए। आज भी मेरा दावा है कि कराची का नौजवान, और अगर मैं कहूँ खुसूसन महाजन नौजवान, तो अगर वो कोई ग्रेजुएट महाजन नौजवान है तो पाकिस्तान के किसी भी इलाके से तालीम याफ्ता मास्टर्स किए हुए बच्चे को उसके सामने ला के खड़ा कीजिए, अगर ये ग्रेजुएट उनके ऊपर हावी ना हो जाए, भारी ना पड़े तालीमी काबिलियत के लिहाज से। ये सब बेकार का प्रोपेगेंडा है कि सब महाजर नौजवान तालीम से दूर हो गए और लड़ाई की तरफ चले गए। बात यह है कि महाजर नौजवान, अ, अगर मैं ये कहूँ कि नस्लन कभी ग़ुलाम नहीं रहा, मतलब जिनका खून है वो कभी ग़ुलाम नहीं रहे, तो उन्होंने सर झुका के मामलात को हल करने की कोशिश ज़रूर की है। लेकिन अगर किसी ने सर के ऊपर ज़बरदस्ती जंग मुसल्लत की है, तो ज़ाहिर है वो ग़ुलामी तो तस्लीम नहीं करेगा, उसने रद्द-ए-अमल तो देना है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि हमारे यहाँ फ़ारूक़ी हैं, हमारे यहाँ सिद्दीक़ी हैं, हमारे यहाँ सैयद हैं, हमारे यहाँ उस्मानी हैं, ये सारे खुलफ़ाए राशिदीन से अपनी निस्बत जोड़ते हैं। इनमें कोई ग़ुलाम नहीं था, ये सब हाकिम थे। हमारे यहाँ खानज़ादा हैं, हमारे यहाँ रांगड़ हैं, हमारे यहाँ राजपूत हैं, हमारे यहाँ कायम खानी हैं, ये सब मार्शल हैं, ये कभी ग़ुलाम नहीं रहे। हमारे यहाँ नस्लन कभी कोई ग़ुलाम नहीं रहा। तो हम इस प्राउड के साथ जीते हैं कि ठीक है, अगर कोई हमसे प्यार से बात करेगा तो हम सर झुका के बात करेंगे, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर मुसल्लत होने की कोशिश करेगा, तो ज़ाहिर है कि हम ग़ुलामी तस्लीम तो नहीं कर सकते। अब उसमें अगर कहीं रद्द-ए-अमल में किसी की तरफ से कोई मामलात हुए हैं, तो उसको दहशतगर्दी से ताबीर देना गलत है। ये भी सोचना चाहिए कि आपने इनके साथ क्या सलूक रवा रखा है। जो रवैया डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का, जो रवैया लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ का यहाँ के लोगों के साथ रहा है, क्या पूरे पाकिस्तान में कभी किसी के साथ रहा है? कल हम परसों कल्चर डे के अंदर देख रहे थे कि नारे लग रहे थे मुस्तकिल, और रेंजर्स खड़े हुए थे वहाँ पे, पाकिस्तान न खपे और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। कोई मुदाखलत नहीं की, किसी के साथ वो रवैया नहीं था। यहाँ तो आप अल्ताफ़ के साथ जोड़ के पूरी महाजन नौजवानों को, बच्चों को जब चाहते हैं उठा लेते हैं कि तुम अल्ताफ़ के हो।
مطلب ان کے اوپر یہ الزام لگا دینا کافی ہے. الطاف کی غلطی پوری مہاجر قوم کے سر پہ مسلط کر دی. تو یہ رویے ہیں جن کی وجہ سے لوگ ریئیکٹیو ہوئے، لوگوں نے ریئیکشن دیا، غصے کا اظہار کیا. اس غصے کے اظہار کو آپ دہشت گردی سے تعبیر نہیں کر سکتے. باقی آخری سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی نظر میں موجودہ جو پاکستان کی صورتحال ہے، معاشی طور پر، سیاسی طور پر، جتنے بھی معاملات آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں فوری طور پر اس کا حل آپ سے اگر پوچھا جائے تو آپ کی نظر میں کیا ہے؟ بہت مختصر جواب یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنے والے اس قابل ہوں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں. اس لیے کہ مطلب کوئی بھی ہو، چاہے وہ جوڈیشری ہو آپ کی، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں، اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہوگا کہ لوگ ان پر انگلی نہ اٹھائیں. انہیں اپنے اندر سے ان کالی بھیڑوں کو دور کرنا ہوگا جنہوں نے آپ کے اداروں کی بدنامی کا باعث بنے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہو، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوں. تو اپنے اندر سے کالی بھیڑوں کو دور کرنا پڑے گا تاکہ آپ کسی کا احتساب کر سکیں. اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے اندر احتساب نہیں کیا اور اس کے بعد عوام کا احتساب کرنے بیٹھ گئے یا پولیٹیشنز کا احتساب کرنے بیٹھ گئے تو مذاق بنے گا، جیسے آج ہو رہا ہے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مطلب جس طرح عرب ممالک سے ابھی ہم مدد مانگ رہے ہیں، ہم انویسٹمنٹ کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، لوگوں نے ایم او یوز سائن کیے ہیں، ہم بہت خوش ہیں کہ $25 ارب جو ہے وہ پاکستان میں انویسٹ ہونے آ رہے ہیں. ہم باہر سے جب انویسٹمنٹ لاتے ہیں نا تو کبھی بھی کوئی بھی ملک پوری دنیا میں باہر کی انویسٹمنٹ پہ سروائیو نہیں کر سکتا اور نہ اس نے کبھی ترقی کی ہے. ہمیں اپنے لوکل انویسٹرز کو کل منڈے تھا، کل سندھ اور بلوچستان کی تمام انڈسٹریز پروٹیسٹ پہ گئی ہوئی تھیں. انہوں نے اپنی انڈسٹریز بند کی. آپ انہیں گیس کے ٹیرف سے برباد کر رہے ہیں. آپ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن کے اوپر آپ نے گیس کے ٹیرف میں اضافہ کر دیا. باہر سے جو انویسٹمنٹ آتی ہے آپ انہیں زمین فری دیتے ہیں، آپ انہیں ٹیکس ایگزیمپٹ کرتے ہیں، آپ انہیں مزید سہولتیں دیتے ہیں. تو باہر سے آنے والے انویسٹرز کو جب آپ یہ انسینٹیوز دے سکتے ہیں تو وہی مراعات، وہی سہولتیں اگر آپ یہاں کے لوکل کو دیں تو یہ لوکل اگر پیسہ کما کے مضبوط ہوگا تو یہ پاکستان کا ایسٹ ہے. آپ کو پاکستان میں اگر آپ کو انڈیا سے مقابلہ کرنا ہے، انڈیا اگر آپ کا اینیمی ہے تو ظاہر ہے آپ کو انڈیا کو بھی کاپی کرنا پڑے گا. آپ کو انڈیا کو اسٹڈی کرنا پڑے گا، کاپی آپ بعد میں کیجیے گا. کہ انڈیا نے اپنے ہاں ٹاٹا، برلا، امبانی اور مٹل پیدا کیے ہیں. آپ نے اپنے ہاں جو 22 خاندان تھے ان کو بھی ان کی انڈسٹریز کو نیشنلائز کر کے تباہ و برباد کر دیا. اب آپ باہر سے انویسٹمنٹ لے کر آ رہے ہیں. باہر سے انویسٹمنٹ لا کے کیا آپ ان کو نیشنلائز کر سکتے ہیں؟ ان کو نیشنلائز آپ نہیں کر سکتے، ان کی انڈسٹریز کو، ان کے ایسیٹس کو. لیکن آپ نے اپنے مقامی لوگوں کی انڈسٹریز کو نیشنلائز کر کے آپ نے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. اگر آپ ملک کی جو لوکل انڈسٹریلسٹ ہے، جو سرمایہ کار ہے، اس کو وہ سہولتیں دے جو باہر سے آ رہا ہے، یہ پاکستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا. جی شکریہ آفاق احمد صاحب. آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی آخر میں بڑی مزے کی بات کی کہ اپنے پیروں پر اگر میں خلاصہ نکالوں تو کہنے کا مطلب ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا پڑے گا. جب تک ہم انحصار کریں گے آئی ایم ایف پر اور دیگر ممالک کے فنڈز پر تو پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا. آئندہ کسی اور سیاسی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وقاص خان کو کراچی سے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.